नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रवण सैनी, सहायक आचार्य श्री राधेश्याम आर मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे स्नातक द्वितीय वर्ष का राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 1600 में ब्रिटेन के व्यापारियों की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उसने ब्रिटिश महारानी से जो है आज्ञा पत्र प्राप्त कर भारत के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में के साथ व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन भारत की तात्कालीन कमज़ोर राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर उसने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई सरकार नहीं थी, वो केवल एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना था, और अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से उसने भारत पर जो शासन किया, जो गलत आर्थिक नीतियाँ अपनाई, जिसके कारण भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा है वो हो गई। भारत के उद्योग धंधे नष्ट हो गए, लोग बेरोजगार हो गए और देश भर में गरीबी फैल गई। अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला, जिससे असंतुष्ट होकर भारतीय लोगों ने एकजुट होकर 1857 की क्रांति की। 1800 क्रांति यद्यपि सफल नहीं रही, लेकिन उसका एक परिणाम ये निकला कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन जो है सीधा ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। 1858 से भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया, ब्रिटेन का सीधा शासन स्थापित हो गया, भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश है वो बन गया। उसके बाद जो है भारत में राजनीतिक जागृति प्रारंभ हुई। 1885 में भारत का एक जो पहला बड़ा राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये एक ऐसा मंच था जिसके माध्यम से भारतीय लोग अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने रख सकते थे, और तभी से भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो प्रारंभ हुआ। यानी ब्रिटिश शासन से मुक्ति के लिए 1985 से लेकर 1947 तक जो राजनीतिक आंदोलन चला, उसी राजनीतिक आंदोलन को भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से है वो जाना जाता है। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसकी 3 मुख्य धाराएं हैं। ये 3 मुख्य धाराएं जो हैं वो इस प्रकार से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। राष्ट्रीय आंदोलन की 3 मुख्य धाराएं या उन्हें 3 मुख्य चरण भी अपन कह सकते हैं, वो इस प्रकार से है। राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहली धारा है उसे कहते हैं उदार राष्ट्रीयता, और ये जो धारा है ये 1885 से प्रारंभ हुई और 1905 तक चला। 1885 से 1905 तक का जो युग है उसे ही उदार राष्ट्रीयता का युग है वो कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण भी है वो कहा जाता है। उसके बाद 1905 से 1900 तक का समय है, उसे उग्र राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण भी है वो कहा जाता है। उसके बाद 1920 से 1947 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गांधी जी का विशेष प्रभाव था। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व है वो गांधी जी के पास था, इसलिए इस युग को गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए चलाया गया जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसको इन 3 भागों में बांटा जाता है। अब आज की इस क्लास में अपन जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदारवादी युग है, पहला चरण है, उसका अध्ययन अब हम है वो विस्तार पूर्वक है वो करेंगे। तो चलिए आइए अब अपन राष्ट्रीय आंदोलन की जो पहली मुख्य धारा है, उदार राष्ट्रीयता का युग या पहला चरण, उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले चरण को उदारवादी राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है, और ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। इसका प्रारंभ कांग्रेस की स्थापना के बाद से प्रारंभ हुआ। 1885 से ये आंदोलन शुरू हुआ
और 1905 तक ये आंदोलन चला। यानी 1885 और 1905 के मध्य जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उसे ही उदारवादी युग या उदारवादी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस उदारवादी आंदोलन और विचारधारा से जो जुड़े हुए नेता थे उन नेताओं को उदारवादी नेता कहा जाता है। और उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि प्रमुख थे। ये जो उदारवादी विचारधारा के नेता थे जिनके हाथ में उदारवादी आंदोलन की बागडोर थी, ये सभी नेता जो हैं वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त थे और ये भारत से ब्रिटिश शासन का अंत नहीं चाहते थे, बल्कि ये भारत में क्रमिक राजनीतिक सुधारों के समर्थक थे और ये संवैधानिक साधनों के माध्यम से ही भारतीयों को और अधिक राजनीतिक अधिकार दिलाना है वो चाहते थे। अब अपन ये जो उदारवादी नेताओं की जो विचारधारा और कार्यक्रम थी उन पर अपन चर्चा करेंगे। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, उदारवादियों की विचारधारा का जो पहला तत्व था वो था ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति। उदारवादी जो नेता थे वो ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्त थे और वो मानते थे कि ब्रिटिश शासन, अंग्रेज़ों का शासन भारत के लिए कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि एक वरदान की तरह है और भारतीयों को इस वरदान का लाभ उठाना चाहिए। ये सभी उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य के प्रशंसक थे और अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्त थे और वे चाहते थे कि भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करे। इस संबंध में एनी बेसेंट ने एक बार कहा था कि इस काल के नेता अपने को ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा मानने में गौरव का अनुभव करते हैं। उदारवादियों की विचारधारा का जो अगला तत्व था वो था अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास। उदारवादी नहीं मानते थे कि अंग्रेज़ भारतीयों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज़ एक न्यायप्रिय प्रजाति है और वो कभी भी भारतीयों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। इसको अपन कह सकते हैं कि उदारवादियों का अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास था और उनका मानना था कि वो भारतीयों के साथ न्याय करेंगे, कभी भी अन्याय नहीं करेंगे। इस विषय में रहमतुल्लाह सयानी ने एक बार कहा था कि अंग्रेज़ों से बढ़कर सदचरित्र और सच्ची जाति इस सूर्य के प्रकाश के नीचे और कहीं भी नहीं। उदारवादियों की विचारधारा का अगला एक जो तत्व है वो है कि वो ये मानते थे कि ब्रिटिश शासन ब्रिटेन का साथ भारत के हित में है। यानी वे मानते थे कि अंग्रेज़ों का शासन भारत के लिए हानिकारक नहीं है। भारतीयों का अंग्रेज़ों के साथ रहना या अंग्रेजी शासन भारत के लिए लाभकारी। उदारवादियों का ये मानना था कि जब से अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको एक राष्ट्र है वो बनाया। अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान की। अंग्रेज़ों ने भारत में यातायात एवं संचार साधनों का विकास किया। अंग्रेज़ों ने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की और भारतीयों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास है वो किया। तो इस प्रकार उदारवादियों की मान्यता थी कि ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध जो हैं वो भारत के लिए ही हितकारी हैं। इस संबंध में फिरोज शाह मेहता ने एक बार कहा था कि इंग्लैंड और भारत का संबंध इन दोनों देशों की और समस्त विश्व की आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान होगा। उदारवादियों की
विचारधारा का अगला तत्व है क्रमिक सुधारों में विश्वास। इसका अर्थ यह है कि उदारवादी ये नहीं चाहते थे कि भारत एकदम से आज़ाद है वो हो जाए। वो भारत में बड़े राजनीतिक परिवर्तनों के समर्थक नहीं थे। बड़े परिवर्तनों के स्थान पर वो छोटे छोटे और क्रमिक सुधारों के समर्थक थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को धीरे धीरे स्वशासन का अधिकार मिले। इसलिए उन्होंने निरंतर विधान परिषदों में, कार्यकारी परिषदों में, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ाने की निरंतर मांग है उन्होंने उठाई। उदारवादी आंदोलन के संबंध में अगली जो बात है वो है उदारवादियों का लक्ष्य। कि उदारवादियों का ये जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसमें उदारवादियों का लक्ष्य क्या था? उदारवादी जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था, इसमें उदारवादियों का लक्ष्य जो है, राजनीतिक लक्ष्य, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता कभी नहीं था। उदारवादी ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ भारत को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि उनका मानना था कि मौजूदा परिस्थितियों में अंग्रेज़ों का भारत पर शासन भारतीयों के लिए लाभकारी है। इसलिए वो चाहते थे कि अभी कुछ समय तक और भारत पर अंग्रेजी शासन बना रहें। तो फिर उनके आंदोलन का लक्ष्य क्या था? उनके आंदोलन का लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर उनके आंदोलन का लक्ष्य था कि भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए। ऊपर से ब्रिटेन का नियंत्रण हो, लेकिन आंतरिक स्वशासन का अधिकार भारतीयों को मिले। इसे ही उस समय औपनिवेशिक स्वराज्य कहा जाता था। तो उदारवादियों का लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था। औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्थ था कि आंतरिक स्वशासन का अधिकार तो भारतीयों को मिले, लेकिन ऊपर से भारत पर अंग्रेज़ों का ही नियंत्रण हो। अब चूंकि अंग्रेज़ों का लक्ष्य जो था वो भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना करना था, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके कार्यक्रम क्या थे, उनके साधन क्या थे। तो अब अपन चर्चा करते हैं उदारवादियों के साधनों की। तो चूँकि उदारवादी नेता थे, वो उग्र, हिंसक और असंवैधानिक साधनों के पूरी तरह से विरुद्ध थे। उनका यह मानना था कि अंग्रेज़ प्रजाति जो है वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करती है, इसलिए वह भारतीयों की मांगों को संवैधानिक साधनों से ही स्वीकार है वो करेगी। इसलिए उदारवादियों का मानना था कि भारतीय लोगों को अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए, अपने स्वशासन के अधिकार को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग ही करना चाहिए। इसलिए उदारवादियों ने जो भारतीयों को अनेक जो संवैधानिक साधनों को बताया, जिनका उन्होंने प्रयोग भी किया। और ये उदारवादियों के जो संवैधानिक साधन थे वो थे प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, जनहित याचिका, प्रतिनिधिमंडल, जनसभाएं, सरकार की विवेकपूर्ण आलोचना। ये सभी उदारवादियों के प्रमुख साधन थे, जिनका प्रयोग उन्होंने अंग्रेज़ों से अपनी विभिन्न राजनीतिक मांगों को पूरा करने के लिए इन साधनों का उन्होंने प्रयोग किया। इन साधनों का उन्होंने समर्थन है वो किया, और उनका यह अटूट विश्वास था कि अंग्रेज़ भारतीयों की मांगों को इन संवैधानिक साधनों के द्वारा, साधनों से के प्रयोग से ही पूरा है वो करेंगे। यद्यपि आलोचकों का मानना था कि इन साधनों के द्वारा ब्रिटिश शासन पर कोई दबाव नहीं पड़ता है, इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है वो इन साधनों के माध्यम से भारतीयों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं देगी। इसीलिए आलोचक जो हैं वो उदारवादियों के इन राजनीतिक साधनों को जो है वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा है वो देते थे। तो ये है राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। अब चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण हैं, अगला जो चरण है राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण,
अगली क्लास में अपन राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण है, जिसे उग्रवादी राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का उग्रवादी चरण या राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण कहा जाता है, उसका अध्ययन अपन अगली क्लास में वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।